नमस्ते। आज की इस गहन चर्चा में हम भारत की एक ऐसी तस्वीर के पीछे झांकने वाले हैं जो मतलब आमतौर पर न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस में हमें नहीं दिखाई देती। जी बिल्कुल। हर जगह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विकास दर और स्टार्टअप्स की बातें हो रही हैं। हाँ, और बाहर से देखने पर तो ये पूरी तस्वीर बहुत ही आक्रामक और मतलब तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आती है ना? लेकिन आज हमारा मिशन किसी राजनीतिक दल की तारीफ या आलोचना करना नहीं है। सही बात है। हम सिर्फ संदीप चौहान की जो किताब है पावरिंग अ बिलियन ड्रीम्स और उनके जो कुछ बहुत ही गहरे विश्लेषणात्मक लेख हैं उनके आधार पर तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और संदीप चौहान एक स्वतंत्र शोधकर्ता है, तो उनका जो नजरिया है जिसे वो चौवानियन इकोसिस्टम कहते हैं, वो पूरी तरह से रणनीतिक यथार्थवाद या कहें कि स्ट्रेटेजिक रियलिज्म पर टिका है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि क्या हमारी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और हमारी जमीनी ऊर्जा की जो तैयारी है, क्या उनके बीच कोई बहुत बड़ी खाई है जिसे चौहान साहब सामरिक अंतराल या स्ट्रैटेजिक लैग कहते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजिक लैग है ना, हाँ। ये असल में हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा हम्म। और उस आकांक्षा को जमीन पर उतारने वाली जो प्रणालीगत तैयारी है, हाँ। उसके बीच की देरी है। हम्म। मतलब संदीप चौहान अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं हम्म। कि ऊर्जा केवल कोयला या बिजली जैसी कोई वस्तु नहीं है, ये किसी भी राष्ट्र की जीवन धारा है, उसका लाइफ ब्लड है। और अगर जीवन धारा में ही रुकावट हो तो मतलब अर्थव्यवस्था का शरीर तो दौड़ ही नहीं सकता हाँ, ना। बिल्कुल नहीं दौड़ सकता। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम भारत के आर्थिक लक्ष्यों की बात करें तो जो 5 ट्रिलियन का सपना है, उसका लगभग 30% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र और मतलब मैन्युफैक्चरिंग से आता है। जी। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को सफल बनाने के लिए निर्बाध ऊर्जा तो चाहिए ही, लेकिन समस्या ये है कि भारत आज भी अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। और यही सबसे बड़ा पेंच है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि हम दुनिया की सबसे अत्याधुनिक और बड़ी फैक्ट्री तो लगा रहे हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए जो जनरेटर का तेल है वो हर रोज पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक जोखिम भी है। वो कैसे? देखिए, जब आप अपनी ऊर्जा का 85% हिस्सा बाहर से आयात करते हैं ना, तो आपकी इकोनॉमी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं रहता। अच्छा, मतलब बाहरी संकटों का असर। हाँ, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कोई सैन्य तनाव हो जाए या आपूर्ति बाधित हो जाए, भारत के भीतर कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ रातों रात महंगाई बढ़ जाएगी, फैक्ट्रियों की लागत आसमान छूने लगेगी। और इसका सीधा असर हमारे रुपए पे भी तो पड़ता है ना। हम अक्सर सुनते हैं कि रुपया गिर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। और चौहान साहब ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। वो रुपए के गिरने को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते, वो इसे एक संकेत मानते हैं। वो एक बहुत ही दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो बारिश वाला रूपक ना। जी, वो कहते हैं कि बाहर की बारिश समस्या नहीं है, समस्या हमारे घर की खराब जल निकासी या डोमेस्टिक ड्रेनेज है। तो मतलब जो वैश्विक संकट हैं, डॉलर का मजबूत होना है, वो सब बारिश है। हाँ, वो बारिश है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का आयात पर इतना ज्यादा निर्भर होना वो खराब ड्रेनेज है। अब आप अर्थशास्त्र के हिसाब से सोचिए, जब हम 85% तेल बाहर से खरीदते हैं तो उसका बिल हमें डॉलर में चुकाना होता है। सही बात है। तो भारत को लगातार अपने रुपये बेचकर बाजार से डॉलर खरीदने पड़ते हैं। अब जब हम बाजार में इतने सारे रुपये झोंकेंगे तो रुपये की आपूर्ति बढ़ेगी, और जिस चीज की आपूर्ति बढ़ती है उसका मूल्य अपने आप गिर जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल तरीके से समझाया आपने। मतलब जब तक हमारा ड्रेनेज ठीक नहीं होगा, जब तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे, रुपया कमजोर होता ही रहेगा। बिल्कुल। और यहाँ चौहान साहब एक और कड़वा सवाल पूछते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग की गहराई या कहें मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ पर बात करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि अगर हम भारत में मोबाइल फोन या गाड़ियां सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, लेकिन उनके पुर्जे और उस फैक्ट्री को चलाने वाली ऊर्जा बाहर से ही आ रही है, तो क्या हम वाकई आत्मनिर्भर हैं? मतलब हम सिर्फ अपनी निर्भरता का पता बदल रहे हैं, उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही तो सामरिक अंतराल या स्ट्रैटेजिक लैग है। तो मतलब आयात के इस भारी बोझ और गिरते रुपए से बचने का सबसे तार्किक रास्ता यही है ना कि हम ऊर्जा घर के भीतर पैदा करें।
यानी रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ जाएं। हाँ, और भारत इस दिशा में काफी तेजी से बढ़ भी रहा है। जी, स्रोत सामग्री में आंकड़े भी हैं कि भारत रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पर है और 2030 तक तो हमारा 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का बहुत विशाल लक्ष्य है। और भारत के पास क्षमता भी है। मतलब हमारे पास साल में 300 दिन धूप रहती है। हमारी सौर क्षमता लगभग 748 गीगावाट आंकी गई है। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है ना। कागज पर ये बहुत शानदार लगता है। संदीप चौहान इसे द रिन्यूएबल रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन वो एक बड़ी चेतावनी भी देते हैं। कैसी चेतावनी? रिन्यूएबल ऊर्जा की सबसे बड़ी समस्या है उसकी अनिश्चितता, या अंग्रेजी में कहें तो इंटरमिटेंसी। देखिए, सूरज हमेशा नहीं चमकता है ना, और हवा 24 घंटे एक ही गति से नहीं चलती। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम लाखों सोलर पैनल लगा भी लें, लेकिन हमारे फैक्ट्रियां तो शाम को 7 बजे बंद नहीं हो सकती ना, जब सूरज ढल जाता है। बिल्कुल नहीं। और शाम के समय ही तो पूरे देश में बिजली की सबसे ज्यादा मांग होती है, पीक आवर्स होते हैं। तो क्या हम सिर्फ 500 गीगावाट के आंकड़ों का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं या वाकई अपनी ग्रिड को मजबूत बना रहे हैं? और यही बात संदीप चौहान समझाना चाहते हैं। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, असली जरूरत है ऊर्जा के भंडारण की, एनर्जी स्टोरेज की। क्योंकि अगर ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता नहीं है तो रिन्यूएबल क्रांति अधूरी है। हमें लिथियम आयन बैटरीज और ग्रीन हाइड्रोजन में भारी निवेश करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है पम्प्ड हाइड्रो। एक सेकंड, ये पम्प्ड हाइड्रो क्या होता है? ये थोड़ा नया शब्द लग रहा है। ये बहुत ही कमाल की तकनीक है। आप इसे एक विशाल वाटर बैटरी समझ सकते हैं। पानी की बैटरी? हाँ, इसमें 2 बड़े पानी के जलाशय होते हैं, एक नीचे जमीन पर और एक ऊपर पहाड़ या किसी ऊंचाई पर। अच्छा। तो दोपहर के समय जब सोलर पैनल से बहुत ज्यादा बिजली बन रही होती है और मांग कम होती है, तो उस फालतू बिजली का इस्तेमाल करके नीचे के पानी को पंप करके ऊपर वाले जलाशय में भेज दिया जाता है। मतलब हमने बिजली को पानी के रूप में ऊपर स्टोर कर लिया। बिल्कुल सही। और जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है और अचानक बिजली की मांग बढ़ती है, तो वो ऊपर का पानी नीचे छोड़ देते हैं। हाँ, गेट खोल दिए जाते हैं, पानी तेजी से नीचे आता है, टरबाइन घूमते हैं और तुरंत ग्रिड को भारी मात्रा में बिजली मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक और स्मार्ट तरीका है ना? और इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि भारी उद्योगों जैसे स्टील या सीमेंट के फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बैटरी काफी नहीं होती। वहां बहुत उच्च तापमान चाहिए होता है, जो भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन ही दे सकता है। तो मान लीजिए हमने भरपूर रिन्यूएबल ऊर्जा पैदा भी कर ली, उसे पम्प्ड हाइड्रो या बैटरी में स्टोर भी कर लिया जी। लेकिन अगर उस बिजली को सही जगह तक पहुंचाने का रास्ता ही जर्जर हो तो क्या होगा? मतलब ये वैसे ही है ना कि हमने ऊर्जा की बुलेट ट्रेन तो बना ली है, लेकिन हमारी पटरियां आज भी पुरानी और कमजोर हैं। बहुत ही बढ़िया तुलना की है आपने। भारत का जो मौजूदा पावर ग्रिड है वो काफी पुराना हो चुका है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत भारी नुकसान होता है। तो संदीप चौहान इसका क्या समाधान बताते हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि चौहान साहब कल के ग्रिड या ग्रिड ऑफ टुमारो की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्मार्ट ग्रिड्स चाहिए जिनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT का इस्तेमाल हो। लेकिन AI और स्मार्ट मीटर्स इन भौतिक तारों की कमजोरी को रातों रात कैसे बदल सकते हैं? देखिए, तकनीक पटरियां नहीं बदलती, बल्कि वो पूरे सिस्टम को स्मार्ट बनाती है। आज हमारा ग्रिड लगभग अंधा है। जब तक कोई ट्रांसफार्मर जल नहीं जाता, कंट्रोल रूम को पता नहीं चलता। हाँ, फिर घंटों बिजली गुल रहती है। बिल्कुल, लेकिन इन स्मार्ट ग्रिड में AI के जरिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होती है। मतलब सेंसर्स लगातार डेटा भेजते हैं। अगर कोई तार बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो ट्रांसफार्मर जलने से पहले ही AI उसका आधा लोड किसी दूसरी लाइन पर शिफ्ट कर देगा। मतलब नुकसान होने से पहले ही सिस्टम खुद को बचा लेगा। हाँ, और इसके साथ ही डिमांड फोरकास्टिंग भी होती है। मतलब मौसम और पुराने डेटा को देखकर AI पहले बता देगा कि कल शाम को किस इलाके में कितनी बिजली चाहिए होगी। इससे ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। ये तो बहुत ही शानदार विजन है। लेकिन अगर हमारे पास तकनीक भी है, लक्ष्य भी स्पष्ट है, तो इन सारे सुधारों को जमीन पर लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है ऊर्जा नीतियों का राजनीतिकरण, पॉलिटिक्स। किताब में संदीप चौहान ने नेताओं और राजनीतिज्ञों के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींची है। अच्छा, वो कैसे? दोनों तो एक ही बात लगते हैं सुनने में।
नहीं, अंतर है। राजनीतिज्ञ जो होते हैं ना, वो केवल 5 साल के चुनाव चक्र के बारे में सोचते हैं। उनका फोकस अगला चुनाव जीतना होता है। लेकिन ऊर्जा परियोजनाएं, चाहे वो स्मार्ट ग्रिड बनाना हो या स्टोरेज प्लांट लगाना हो, इनको परिपक्व होने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो नेता क्या करते हैं? नेता आने वाली पीढ़ियों के लिए रेजिलियंस या लचीलापन तैयार करते हैं। वो लंबी अवधि का सोचते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर मैं एक सवाल पूछूं, जी, पूछिए। एक लोकतंत्र में सरकारों का काम जनता को राहत देना होता है। अगर कोई राज्य सरकार चुनाव जीतने के लिए ही सही, लेकिन किसानों को या आम जनता को मुफ्त बिजली देकर उनका भला कर रही है, तो इसे लंबी अवधि के लिए बुरा क्यों माना जाना चाहिए? एक गरीब का बिल बच रहा है ना। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्थशास्त्र में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। उसकी कीमत कोई ना कोई चुका रहा होता है। वो कैसे? देखिए, अल्पावधि की ये राहत भविष्य के लिए बहुत महंगी साबित होती है। जब बिजली मुफ्त होती है तो उसका अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हो जाता है, ऊर्जा की बर्बादी बढ़ती है, और उससे भी बड़ी बात, जो राज्य की वितरण कंपनियां हैं, जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं, उनका राजस्व सूख जाता है। जब बिल ही नहीं आएगा तो कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? और सरकारें तो सब्सिडी का पैसा समय पर देती नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं देती। तो ये जो डिस्कॉम्स हैं, ये भारी कर्ज में डूबकर दिवालियां होने लगती हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर वितरण कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो वो स्मार्ट ग्रिड में या नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में निवेश कैसे करेगी? ओह, आप समझ आया। मतलब आज की मुफ्त बिजली के चक्कर में हम भविष्य के बुनियादी ढांचे को सुधारने के पैसे खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, हम भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। इसीलिए संदीप चौहान कहते हैं कि ऊर्जा को डीप पॉलिटिसाइज करना जरूरी है। इसका कोई उदाहरण है दुनिया में? हाँ, पुस्तक में जर्मनी के एनर्जी वेंड यानी एनर्जी ट्रांजिशन का उदाहरण दिया गया है। भारत को भी ऐसे ही स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाने की जरूरत है। मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज की जो राजनीतिक उथल-पुथल या चुनावी वादों से अलग हटकर आर्थिक यथार्थ के आधार पर ऊर्जा नीतियां तय कर सकें। तभी हम वो $5 ट्रिलियन का सपना सच कर पाएंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के रास्ते में ऊर्जा केवल एक साधन नहीं है, बल्कि सबसे अहम बुनियाद है। बिल्कुल। 85% तेल आयात के भारी बोझ से लेकर गिलते रुपये की जो हमने ड्रेनेज वाली बात की, और सौर ऊर्जा के 500 गीगावाट लक्ष्य से लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति तक, संदीप चौहान की ये पुस्तक स्पष्ट रूप से दिखाती है कि समाधान केवल तकनीक में नहीं है। तकनीक के साथ साथ नीतिगत स्थिरता यानी पॉलिसी स्टेबिलिटी का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। जी, और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं उन सभी लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर जो विजन हमने आज डिस्कस किया वो सच हो जाए, अगर हर घर की छत पर एक सोलर पैनल हो और स्मार्ट मीटर के जरिए हर आम इंसान अपनी बची हुई बिजली सीधा ग्रिड को बेच सके, तो क्या होगा? तो क्या भविष्य में ऊर्जा का नियंत्रण बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों के हाथ से निकलकर सीधा आम उपभोक्ता के हाथ में नहीं आ जाएगा? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? जी। क्या हम वास्तव में ऊर्जा के लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एनर्जी की कगार पर खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।